फॉलोअप से रिलेटेड इश्यूज, कई पेशेंट्स को जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो ज़्यादातर हमारा यहाँ का प्रोटोकॉल ये है कि डिस्चार्ज के बाद पहले 10 दिन के बाद हमें पेशेंट को बुलाया जाता है, जिसमें हम पेशेंट का प्रोसीजर रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको असेस करते हैं और उसके रूटीन पैरामीटर्स वगैरह चेक करते हैं। कुछ पेशेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि सब मुझे जब बिल्कुल ठीक लग रहा है तो क्या बार बार फिर भी डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है क्या? ऐसे लोग के लिए हम यही कहेंगे कि ये फॉलोअप्स जो हैं वो आपकी ओवरऑल कंडीशंस को, आपकी दवाओं के रिस्पॉन्स को, आपकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल को, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए होता है ताकि बड़े प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। यूजली पहला फॉलोअप 10 दिन के बाद, सेकेंड फॉलोअप 1 महीने के बाद, उसके बाद हर 3 महीने के बाद फॉलोअप में पेशेंट को बुलाते हैं हम। इनिशियली फर्स्ट 6 to 8 मंथ्स तक आप अगर अपने कार्डियोलॉजिस्ट को बताएं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको जो नज़दीक हो लोकल फिजिशियन या डॉक्टर जिनको आप रेगुलर बताते रहे तो उनको अगर उनके पास अगर फॉलोअप करें तो चलता है। पर शुरुआत के 6 महीने, क्योंकि हार्ट अटैक से रिलेटेड ज़्यादातर रिस्क या स्टेंट से रिलेटेड ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन पहले 6 महीने में होते हैं, तो ये पीरियड हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट चाहते हैं कि पेशेंट हमारे पास एटलीस्ट 1 से 2 बार फॉलोअप करे। उसके बाद अब अपने लोकल डॉक्टर को दिखाए तो उसमें यूजली दिक्कत नहीं आती है। इस दौरान भी अगर पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड या कोई और दूसरी प्रॉब्लम आती है, कोई खांसी बुखार जुकाम या कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है जो इससे संबंधित नहीं है, या बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो अपने लोकल फिजिशियन को इस दौरान भी बता सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको 6 महीने तक बिल्कुल ही उस डॉक्टर के पास नहीं जाना है जो उसके घर के नज़दीक है, पर पहले 6 मंथ्स तक वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास फॉलोअप करे, उसके बाद लोकल डॉक्टर को दिखाते रहे, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट को साल में एक बार भी अगर बताए तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बीपी की दवाएं ज़्यादातर, मैंने आपको पहले ही बोला कि बीपी की दवाइयाँ ज़्यादातर हार्ट की मेडिसिन जो हम देते हैं उसमें कवर अप हो जाती हैं। शुगर की दवाइयाँ भी, हार्ट की कुछ दवाइयाँ जो हम आपको देते हैं उसमें आ जाती है, तो इसलिए वो मेडिसिन डबल मत लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा कोई दवाई ले रहे हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ उसको डिस्कस करिए कि ये दवाई डबल तो नहीं हो रही है और इसको बाकी दवाइयों के साथ लेना सेफ है कि नहीं, आपस में दवाओं का कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, ये चीज़ें भी एक बार डिस्कस कर ले तो अच्छा रहता है। हार्ट की ज़्यादातर मेडिसिन लाइफ टाइम चलती है। पहले 1 साल थोड़ी ज़्यादा दवाइयाँ रहती है, जिन लोगों का हार्ट का फंक्शन ज़्यादा खराब है उनको ज़्यादा दवाइयाँ लिखी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके दवाइयाँ कम हो जाती है, फिर भी लेकिन 2 से 3 दवाइयाँ ज़्यादातर पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। पेन किलर्स पेशेंट को ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर दुकानों से लोग पेन किलर्स या इस तरह की दवाइयाँ लेके खा लेते हैं। अगर ऐसी कोई दवाइयाँ आप खांसी बुखार वगैरह के लिए ले रहे हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर पेन किलर्स या कोई रिएक्शन करने वाली दवाइयाँ यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। बिना डॉक्टर से डिस्कस किए इन दवाइयों को लेना डेंजरस हो सकता है। ये डेंजर्स भी ज़्यादातर हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी होने के पहले 6 महीने या 1 साल में ही ज़्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे करके इसका रिस्क कम हो जाता है। ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट्स को हम डाइटरी सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर या विटामिन पाउडर्स ये बहुत ज़्यादा नहीं लिखते हैं। लिखने का रीज़न ये है कि जितने ज़्यादा उनको डाइटरी सप्लीमेंट्स या इस तरह के पाउडर्स वगैरह हम लिखते हैं, पेशेंट के नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ने से पेशेंट का दवा लेने का या लॉन्ग टर्म दवा कंटिन्यू करने का चांस कम हो जाता है। कुछ स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि हर एक्स्ट्रा दवा जो हम पेशेंट को लिखते हैं, लॉन्ग टर्म उसका कंप्लायंस या दवा लेने का चांसेस 10% के हिसाब से ड्रॉप हो जाता है। इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट को भी चाहिए कि जितनी मिनिमम मेडिसिन से पेशेंट का सारे पैरामीटर्स कवर हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाए, वो उतनी मेडिसिन अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे। अननेसेसरी मल्टीविटामिन या प्रोटीन पाउडर्स या एंटासिड्स पेशेंट्स को अगर ज़रूरत हो तो ही देना चाहिए, अदरवाइज यूजली पेशेंट को एक्स्ट्रा मेडिसिन देना अवॉइड करना चाहिए। अगर पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो तो जैसा कि मैंने कहा, अगर इमरजेंसी हो तो आपको जिस हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हुआ है वहाँ पे यूजली जाना चाहिए, तुरंत एक ECG करना चाहिए। अगर नॉन रूटीन आवर्स या ऑड आवर्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके फाइल पे यूजली नंबर्स रहते हैं, इमरजेंसी में किन्हें कांटेक्ट करना है, ज़्यादातर आप उन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके डिस्कस कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट से बात नहीं भी हो पा रही है तो भी अगर आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसा यूजली नहीं होता कि हॉस्पिटल बंद होता है, तो आपका जो भी इमरजेंसी प्रॉब्लम है उसको हॉस्पिटल में यूजली प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया जाएगा। हार्ट अटैक होने की या एंजियोप्लास्टी होने के 1 साल के बाद आप 1-2 साल में भी अगर कार्डियोलॉजिस्ट को बताए तो इसमें कितना प्रॉब्लम नहीं आता है। ये फॉलोअप हम यूजुअली कोई नया ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा, या ट्रेडमिल टेस्ट करने के लिए, या इको में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, दवाइयाँ किस हिसाब से कम किया जा सकता है, ये सब देखने के लिए करते हैं। अगर आप किसी लोकल फिजिशियन को भी बताते रहे तो सफिशिएंट है, पर यूजली कई पेशेंट्स ऐसा करते हैं कि वो किसी को भी नहीं बताते, वो ना लोकल डॉक्टर को बताते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट को बताते हैं, बस दवा कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा यूजली नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल या किडनी के पैरामीटर्स कैसा कंट्रोल चल रहा है, अगर हम रेगुलर उस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है।